Hi viewers, Assalamu alaikum. Myself Amir Shehzad from Peshawar, mentor of CSS PMS from the last 1 year in Islamabad and Peshawar. Students, your kind of information. I have academic affiliation in CSS, SA, Presi, Comprehension, Academy in Islamabad and Peshawar. Students, today I am going to discuss main agenda session, most important. Concentrate and focus. These main agenda for FPC reports for every year failures of students. First of all, हर साल जो स्टूडेंट जब अपेयर होते हैं, ठीक है, CSS में, तो कोई ना कोई गलती ज़रूर करते हैं। मैंने कुछ ऐसे पॉइंट्स को मैंने इकट्ठे किए हैं जिसकी वजह से स्टूडेंट्स को बहुत मसले आते हैं, बहुत डिफ़िकल्टीज आते हैं, ठीक है। तो इस कुछ एजेंडा के आज मैंने जो एक सेशन मैंने रखा है ताकि मैं आपके साथ भी डिस्कस कर सकूँ, आपको भी समझ में आ सके, ठीक है। उसमें ज़्यादातर है कि हाउ टू स्टार्ट ऐसे राइटिंग और सिंपल हाउ टू स्टार्ट राइटिंग ऐसे और प्रेसी को ज़रा साइड पे रखिए। मेन चीज़ है कि पैराग्राफ को राइट कैसे करना है, राइटिंग किस तरह लिखना है। मेजॉरिटी स्टूडेंट्स को ये नहीं पता कि हम लिखना कैसे स्टार्ट करें। अगर हम लोग लिख भी लें तो हमें खुद समझ नहीं आता, दूसरों को मतलब क्या समझाएंगे, हमें खुद समझ नहीं आता कि हम लोग खुद क्या लिख रहे हैं, ठीक है। दूसरा जो मेन पॉइंट है वो FPC रिपोर्ट है, ठीक है, जिसके हम लोग नॉर्म्स पे बात करेंगे, उसकी वैल्यूज पे बात करेंगे, ठीक है। थर्ड वन जो मेरे पास मैंने पॉइंट्स जो लिखे हैं, वाई स्टूडेंट फेल इन एसे एंड प्रेसी एवरी ईयर, चाहे वो PMS में हो, चाहे वो CSS रिलेटेड हो, वाई स्टूडेंट फेल CSS एसे एंड प्रेसी। नंबर 5 जो मेरे पास जो एक मैंने पॉइंट जो इकट्ठे किए हैं वो है कि मॉडल आउटलाइन, इंट्रोडक्शन एंड अदर पार्ट्स। ये ऐसी मैंने चीज़ें मैंने इकट्ठी की हैं जिसकी वजह से स्टूडेंट्स को दिक्कत होती है, ठीक है। स्टूडेंट्स इंग्लिश पे फोकस भी देते हैं लेकिन उनको ये नहीं पता कि हम लिखना कैसे स्टार्ट करें। तो आज का ये हमारा क्लास का जो एजेंडा है, जो मेन सेशन है, जिसके बारे में डिस्कस करना चाहता हूँ ताकि आपको भी गाइडेंस मिल सके। हाउ टू स्टार्ट राइटिंग। फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग राइटिंग किस तरह स्टार्ट करें। राइटिंग का मतलब ये नहीं है कि बस आप लोग लेक्चर सुनते जाओ, ठीक है, लेकिन खुद ना लिखो। आप टीचर से लेक्चर तो ले ही लेते हैं, लिख लेते हैं, उसी टाइम आपको समझ आ ही जाते हैं। हर 2 मिनट के बाद आप लोग खुद ही अपने साथ एक टेस्ट कर लें, आपको फिर वो समझ में नहीं आएगा, भूल जाते हैं। ज़्यादातर स्टूडेंट भूल जाते हैं। ये भूलने की चीज़ें नहीं है, ये प्रैक्टिस की चीज़ें हैं, याद करने की चीज़ें हैं। बाद बात ऐसी चीज़ें आती हैं जिसको आप रट्टा भी मार सकते हैं, ठीक है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप लोग सुन लो, लिख लो, लेकिन प्रैक्टिस ना करो। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं फोकस दूंगा लेसन पे। आप लेक्चर तो सुन लेते हो, लिख भी लेते हो, लेकिन प्रैक्टिस नहीं होती। मैं 1 साल से इधर मैं पेशावर में पढ़ा रहा हूँ, इस्लामाबाद में भी। तो मैं स्टूडेंट्स को ये कहता हूँ कि फोकस, प्रैक्टिस प्रैक्टिस एंड प्रैक्टिस, जस्ट प्रैक्टिस। क्योंकि इस पे मैं ज़्यादा जोर इसलिए देता हूँ क्योंकि प्रैक्टिस से आप सब कुछ सीख सकते हैं, लिख भी सकते हैं, सेंटेंस स्ट्रक्चर भी बना सकते हैं, ठीक है। अब मेरा जो लास्ट बैच था उनमें से जब मैंने स्टार्ट किया तो उनको मैंने ये बोला कि आप अपना एक इंट्रो लिख लें। जैसे मैंने अपना खुद का इंट्रोडक्शन में मैंने आपको वो बताया भी था प्रीवियस वीडियो में। अब जो लास्ट सेशन में जो इंट्रो के बाद मैंने उनको बोला कि मैं आपको
एक पैराग्राफ देता हूँ, आप लोग लिखना स्टार्ट करो। उन लास्ट बेंच में मेजॉरिटी स्टूडेंट्स को ये नहीं पता कि पैराग्राफ कहाँ से स्टार्ट करें, कितनी लाइंस में लिखी है। मेन जो वीक पॉइंट है ज़्यादातर स्टूडेंट्स को, कि हम लोग सेंटेंस लिख लें, लेकिन कॉमा किधर लगाना है, पंक्चुएशन की मैं बात करूँ, सेमी कॉलन किधर लगाना है, कॉलन किधर लगाना है, अपोस्ट्रोफी किधर लगाना है, ज़्यादातर स्टूडेंट्स को ये पता नहीं होता। ठीक है, तो आप रजिस्टर ले लें और लिखना स्टार्ट करें, जो भी हो लिखना स्टार्ट करें। लिखने से ही आपको पता चल जाएगा कि मैं कहाँ पे मैं हूँ, कितने पानी में। मेजॉरिटी स्टूडेंट्स को मेरा ये कंसल्टेशन है कि आप लिखना स्टार्ट करें। हम भी किसी टाइम स्टूडेंट रह चुके हैं ये CSS PMS रिलेटेड, हमें भी कुछ पता नहीं था, लेकिन हम लोग लिखते थे, रजिस्टर पे लिखते थे, तब हमें जाके हमें पता चलेगा कि लिखते कैसे। ठीक है। अच्छा, जो मेरा जो दूसरा पॉइंट है ये ज़्यादातर ऐसे कि फ़ीचर्स के बारे में, जिसमें आपको आउटलाइन में फिर आपको आता है कि अच्छा अच्छा, जो मेरा जो दूसरा पॉइंट है अच्छा, मेरा जो दूसरा पॉइंट है वो है ऐसे फीचर्स के रिलेटेड। हम सब ने 5 से लेके इंटरमीडिएट तक तो सारों ने पढ़ा है माशाल्लाह। तो उसमें ज़्यादातर ऐसे भी हम लोगों ने लिखे माय बेस्ट फ्रेंड, माय बेस्ट टीचर, ये रिलेटेड एक्सेट्रा सो ऑन। तो उसमें भी मेजॉरिटी स्टूडेंट को पता नहीं होता कि इंट्रोडक्शन क्या चीज़ है। ठीक है, और बस लिखने बैठ जाते हैं, मैं आई हैव माय फ्रेंड, माय बेस्ट फ्रेंड, या माय बेस्ट टीचर इज़ ब्ला ब्ला ब्ला। ओके, तो CSS कॉम्पिटिटिव एग्जाम में इस तरह चीज़ें नहीं होती। ठीक है, इसमें आपने आउटलाइन लिखना होता है, आउटलाइन के अंदर जो मेन फीचर्स है, थीसिस स्टेटमेंट हो गया, अगर इशू बेस पे अगर आपको ऐसे आ गया, ठीक है, तो उसमें करंट सिनेरियो, जेनेसिस, ठीक है, तो उसके कुछ मेन पॉइंट्स लिखने होते हैं। ठीक है, उसका एक अलग सा पैटर्न है। ठीक है, उसके बाद फिर उसी के अंदर फिर आपने रेमेडीज देना होता है, मतलब सॉल्यूशंस, ओपिनियन, फिर कंक्लूजन के अंदर ऑप्टिमिस्टिक एंडिंग, जो जिसे हम लोग लिंकिंग सेंटेंस भी कहते हैं, वो लिखना पड़ता है। ठीक है, उसके बाद आपने फिर इंट्रोडक्शन में आना है। इंट्रोडक्शन में आपने जस्ट, अब फॉर एग्जांपल मैं आपके सामने एक टॉपिक रखता हूँ, इनफॉर्मल इकोनॉमी इन पाकिस्तान, द वे फॉरवर्ड। अब जिस तरह ये एक टॉपिक है, ठीक है, आपने आउटलाइन में आपने तीसरी स्टेटमेंट इनफॉर्मल इकोनॉमी के बारे में आपने तीसरी स्टेटमेंट लिखना है। ठीक है, उस तीसरी स्टेटमेंट में आपने कुछ ऐसा स्टांस देना है जिसमें आपको डायरेक्शन, जिसमें आपको टॉपिक, सेंटेंस, कंट्रोलिंग आइडिया, डायरेक्शन, फिर क्लेम्स, आर्गुमेंट्स, ठीक है, सपोर्टिंग सेंटेंस, ठीक है, सपोर्टिंग सेंटेंस प्लस एविडेंस को फिर एक्सप्लेनेशन। ये 3 लाइनें में आपने एक तीसरी स्टेटमेंट लिखना है। इस तीसरी स्टेटमेंट को आप उठा के कंक्लूजन तक आपने इसको लेके जाना, इससे बाहर नहीं जाना। मेजॉरिटी स्टूडेंट्स को ये नहीं पता होता कि तीसरी स्टेटमेंट किस तरह लिखते हैं, लिखा कहाँ जाता है, किस तरह लिखते हैं। ठीक है, ये ज़्यादातर मैं अपने स्टूडेंट को मैं पहले ये भी लिखवाता हूँ, पैराग्राफ के बाद ये लिखवाता हूँ। ठीक है, प्रैक्टिस करवाता हूँ, अल्लाह का शुक्र है बहुत इम्प्रूव कर गए वो लोग। ठीक है, अच्छा, फिर इसके बाद आपने लिखना है करंट सिनेरियो के बारे में कुछ बुलेट पॉइंट्स। उसके बाद फिर इनफॉर्मल इकोनॉमी पे कुछ बुलेट पॉइंट्स लिखने हैं, रोमन्स नंबर में। ज़्यादातर मैं मशवरा दूंगा रोमन्स नंबर। अच्छा, फिर उसके बाद आते हैं रेमेडीज, मतलब आपको ओपिनियन चाहिए, उनको एक सोल्यूशन चाहिए होते हैं। ठीक है, कि इनफॉर्मल इकोनॉमी के बारे में, मतलब आज का जो इकोनॉमी है जो बहुत बेड़ा और जा रहा है, बहुत डिस्ट्रॉय है पाकिस्तान में, तो आपका क्या राय है, इसको किस तरह मेंटेन करना चाहिए, हाउ टू मेंटेन इनफॉर्मल इकोनॉमी टू फॉर्मल इकोनॉमी। ठीक है, और उसके बाद फिर आपको कंक्लूजन। लेकिन शर्त ये कि आप जब फाइनल एग्जाम में बैठ जाओ, ठीक है, तो आपके पास 2 चीज़ें होनी चाहिए, फॉर्मल आउटलाइन, इनफॉर्मल आउटलाइन। इनफॉर्मल आउटलाइन का मतलब ये है, अब फॉर एग्जांपल अब मेरे पास ये एक शीट आ गया, ठीक है, आंसर बुक। तो ये फाइनल एग्जाम में जब मैं बैठूंगा तो ये आपका होगा फॉर्मल आउटलाइन। इनफॉर्मल आउटलाइन जब आप शीट के आखिर में जब आप आओगे, ठीक है, तो उधर आपने रफ वर्क करना है, इसको कहते हैं इनफॉर्मल आउटलाइन। ठीक है, ये चीज़ें
आपको उस टाइम ज़रूरत होगी जब आपको कुछ पॉइंट्स जहन में आते हैं, कुछ पॉइंट्स जिसको हम लोग कहते हैं ब्रेन स्टॉर्मिंग। ठीक है, ब्रेन स्टॉर्मिंग ये तब होता है जब आपके जहन में कुछ पॉइंट जल्दी जल्दी से आ जाते हैं। एक प्रेशर होता है, प्रेशराइज होता है, वो हॉल ही ऐसा प्रेशराइज होता है कि आपके कुछ पॉइंट्स आपके जहन में आ ही जाते हैं। ठीक है, तो आप लिखने बैठ जाते हैं, स्पेशली इनफॉर्मल इनफॉर्मल आउटलाइन की मैं बात करूँ, आप लिख लें। ठीक है, ऐसे कुछ पॉइंट्स होते हैं जिसको आपने मिटाना भी है, जो ज़रूरत नहीं होती। जब आप फॉर्मल आउटलाइन पे आते हैं, ठीक है, तो उधर आपको फिर और पॉइंट्स याद आ जाते हैं। आप डायरेक्ट इनफॉर्मल जो आउटलाइन है उधर से मिटा के वो ही नीट लिख लें। ठीक है, तो इस पैटर्न पे आप फॉर्मल इनफॉर्मल आउटलाइन, लेकिन ये किस बेस पे होगा? प्रैक्टिस। जो मैं आपको बार बार जोर दे रहा हूँ कि प्रैक्टिस बेस पे। अच्छा, उसके बाद फिर आता है कि इंट्रोडक्शन में आपने जस्ट कुछ डिफाइन करना है। ठीक है, डिफाइन करने के बाद कुछ ऐसे पॉइंट्स लिखने हैं आपने। ठीक है, बीच में आपने कुछ कोटेशन देने हैं। अच्छा, ज़्यादातर मेजॉरिटी स्टूडेंट्स क्या करते हैं? मेजॉरिटी स्टूडेंट्स ये करते हैं कि कोटेशंस के बारे में वो कंफ्यूज हैं, तीसरी स्टेटमेंट के बारे में कंफ्यूज है कि तीसरी स्टेटमेंट को हम लोग स्टार्ट में लिख ली, बीच में लिख लिया, लास्ट में लिख लिया, स्टार्ट मिड या एंड में। लेकिन ये मेन आपने जो लिखना है तो लास्ट में लिखना होता है। मिड में भी लिख सकते हैं, लेकिन आपको एक इम्प्रेशन अगर देना है आपको एग्जामिनर को, तो आप लास्ट में लिखिए। ठीक है, लेकिन शर्त ये तीसरी स्टेटमेंट को इंट्रो से लेके आपने कंक्लूजन लिंकिंग ऑप्टिमिस्टिक एंड तक ये लेके जाना, इससे बाहर नहीं जाना। फिर आपके आते हैं बॉडी पैराग्राफ, जो आपने बुलेट पॉइंट्स बनाए हैं, और उस बुलेट फॉर्म में आपने फैक्ट्स एंड फिगर भी डालना होता है, उसको फिर एक्सप्लेन कर, जिसको हम लोग सपोर्टिंग सेंटेंस को फिर एविडेंस देना होता है, एविडेंस को फिर एक्सप्लेन करना है। ठीक है, एक स्टांस देना, एक डायरेक्शन देना उनको। फिर आपको आता है ओपिनियन, आपसे जो राय मांगते हैं। ठीक है, फिर कंक्लूजन लिंकिंग सेंटेंस। ठीक है, ये हो गया आपका ऐसे का सारा फीचर्स। अच्छा, फिर स्टूडेंट्स फेल क्यों होते हैं ऐसे और प्रेसी में? जैसे कि मैंने आपको बताया कि ऐसे में एक तो इनफॉर्मल आउटलाइन लिख लेते हैं, कुछ समझ नहीं आता और बस लिखने बैठ जाते हैं फाइनल एग्जाम में, और जो लिख लिया बस ग्रामेटिकल मिस्टेक्स, स्पेलिंग मिस्टेक्स कर ही देते हैं। एक सेंटेंस, एक बंदे को पता नहीं होता कि जब मैं एक सेंटेंस लिख रहा हूँ तो मैं कंटिन्यू कैसे रखूँ। पंक्चुएशन, मेन चीज़ पंक्चुएशन को पता नहीं होता। ठीक है, अब जब प्रेसी की जब बात आती है तो वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन की बात तो लाजमी बात है, वो तो आनी ही चाहिए। जब आप प्रेसी लिखने बैठते हैं, एक लंबा चौड़ा पैराग्राफ आपको दिए जाते हैं, एक एक लाइन को आप पढ़ते हैं, और इनफॉर्मल फ्रेगमेंटिव वर्ड्स को आप उठा के वो ही लिखने बैठ जाते हैं कि हाँ यार ये बहुत फिट है, और बीच में वो कुछ नहीं है, और स्टूडेंट लिखने बैठ जाते हैं कि हाँ इस पे मैं वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन बना ही लेता हूँ। ठीक है, ग्रामर मिस्टेक्स तो मैं फोकस इसलिए जो ग्रामर मिस्टेक बहुत ज़्यादा था। ठीक है, अच्छा, जो मेरा जो 5वां जो लास्ट एक पॉइंट्स मैंने बताया वो भी मैं आपको बता चुका हूँ। एक मॉडल, आउटलाइन, इंट्रोडक्शन एंड अदर पार्ट्स। आउटलाइन के बाद इंट्रो के बाद फिर बॉडी पैराग्राफ, कंक्लूजन, लिंकिंग सेंटेंस, सो ऑन। ठीक है, ये मैंने आपको बताया, लेकिन ये होगा किससे? प्रैक्टिस से। और प्रैक्टिस किस तरह होगा, पहले आपने समझना है। एक स्केच में आपको बना के दूंगा नेक्स्ट लेक्चर में कि आउटलाइन किस तरह बनाए जाते हैं, फॉर्मल, इनफॉर्मल। ठीक है, तब आपको समझ में आ जाएगा कि मैंने किस तरह बनाने। ठीक है, अच्छा, इस ऐसे एंड प्रेसी के अलावा जो मैं करंट एंड पाक अफेयर को वो भी मैं पढ़ाता हूँ, उसको मैं ज़्यादा जोर इसलिए देता हूँ कि ऐसे, और स्पेशली ऐसे आपको किधर से समझ आएगा जब आप बुक्स पढ़ेंगे। करंट सिचुएशन जो आजकल चल रहा है नेशनल लेवल पे और इंटरनेशनल लेवल पे और बिजनेस लेवल पे। ठीक है, उसमें आपका आता है इकोनॉमी, ठीक है, टैक्स एवेजन, ये सारी चीज़ें आती हैं। आप ये बिजनेस जो डॉन न्यूज़पेपर से उधर से भी पढ़ सकते हैं, आर्टिकल से। जो मैं ज़्यादातर एक चीज़ में जिस पे मैं फोकस देता हूँ, इप्री। ठीक है, इप्री एक रिसर्च सेंटर है इस्लामाबाद में, उधर से जाके आप आर्टिकल उठा सकते हैं। ठीक है, तो उठा के फिर आप वो उधर से मतलब रिसर्च करके वो पॉइंट, फैक्ट एंड फिगर
ताकि आप उधर लिख भी सकें, लेकिन वो तब आप जब आप रिसर्च करो, ठीक है। अच्छा, उसके बाद मैंने आपको जैसे बताया कि मैं करंट एंड पाक अफेयर वो भी पढ़ाता हूँ, ठीक है। लेकिन ज़्यादातर स्टूडेंट्स को ये पता नहीं होता कि जब करंट अफेयर या पाक अफेयर के जब एक क्वेश्चन आता है लिखेंगे कैसे। ज़्यादा स्टूडेंट्स इंट्रोडक्शन, एक्सप्लेनेशन और कंक्लूजन दे के बस जान छुड़ा ही देते हैं और फिर बाद में कहते हैं कि हमें मार्क्स नहीं मिले। ज़ाहिरी बात है, मैं नहीं कहूँगा कि आपका ये पेपर फेल है, आपका प्रेजेंटेशन ही फेल है, आप प्रेजेंटेशन ही बना ही नहीं सकते कि किस तरह बनाना है। ठीक है, इस हवाले से आपको कुछ बेसिक्स, अपडेट, गुड बुक्स, रेफरेंसेस, ये आपको पता होना चाहिए। ये मैंने एक स्केच मैंने तैयार किया, ये करंट अफेयर की पेपर पैटर्न के लिए। ये आपका सारा का सारा एक स्केच प्रेजेंटेशन, एक स्ट्रक्चर जो मैंने बनाया है ताकि स्टूडेंट को समझ में आ जाए, जिसमें इसमें ये पहले नंबर पे है आउटलाइन। आउटलाइन उधर भी आप बना सकते हैं, उसके बुलेट्स फॉर्म की पैटर्न के थ्रू आप वो क्वेश्चन पूरा कर सकते हैं, लेकिन उसमें फिर आपके डायमेंशंस भी आते हैं। जब आप बैकग्राउंड मतलब कि एक इंट्रोडक्शन आप जब लिखते हो, ठीक है ठीक है, इंट्रोडक्शन के बाद आप कुछ हिस्टोरिकल बैकग्राउंड में जब बात करते हो तो उसके बाद फिर उसको एक्सप्लेन करते हो। एक्सप्लेनेशन के बाद आप कुछ बुक्स और बुक्स के रेफरेंस के बारे में बताओ, ऑथर के नाम के बारे में बताओ, कोटेशन देख के, लेकिन शर्त ये कि उस टॉपिक से रिलेटेड हो, ठीक है। तो उस टॉपिक से जब रिलेटेड हो, ठीक है, तो उसका रेफरेंस ऑथर नेम आप जब उधर मेंशन करोगे तो इस पे आपको एक्स्ट्रा मार्क्स मिलेंगे। हमने भी इस तरह किया, ठीक है। और मैं स्टूडेंट्स को भी ये रेफर करता हूँ, उनको गाइड भी करता हूँ, लिखवाता हूँ डेली बेसिस पे, कोटेशंस भी उनको प्रोवाइड करता हूँ, एक बहुत अच्छी मटेरियल प्रोवाइड करता हूँ, ठीक है। उसके बाद आपके कुछ पार्ट्स, इंपॉर्टेंट डायमेंशंस, कुछ क्रिटिकल कमेंट्स, फिर क्रिटिकल एनालिसिस। अच्छा, इसके अंदर आप हेडिंग, सब हेडिंग्स ज़रूर देंगे आप, क्योंकि इससे भी आपका एक क्वेश्चन एक तो लंबा चौड़ा होगा, एक तो मतलब फुल फ्लेज एक्सप्लेनेशन 20 मार्क्स का आप पूरा करेंगे, ठीक है। अच्छा, इसके बाद ये जो दूसरा पेज जो मैंने बनाया है, इसमें ज़्यादातर मैं स्टूडेंट्स को कहता हूँ कि आपको अगर एक क्वेश्चन समझ नहीं आता तो आप डोगर सॉल्व पेपर 2017 से लेके 2020 तक वो पेपर उठा के ना, उधर आपको 28 क्वेश्चंस A to Z मटेरियल आपको इस तरह मिल जाएगा। एक ही चीज़ उधर मेंशन है जो मैंने आपको बताया, ठीक है। उसके बाद एक ये आता है कि जो बातों का मैं स्टूडेंट को समझाता हूँ, एक होता है कि लाहौरी अप्रोच, दूसरा होता है स्कॉलरली अप्रोच। लाहौरी अप्रोच का क्या मतलब है, इधर देखिए, टाइम, एनर्जी, मटेरियल। स्कॉलरली, टाइम, एनर्जी, मटेरियल, ठीक है। ये जो स्कॉलरली पे मैंने ये टिक किया ना, इसमें मतलब कि आप टाइम भी ज़्यादा देते हो, एनर्जी भी ज़्यादा देते हो, आपको एनर्जी भी वेस्ट होता है, लेकिन आपका मटेरियल भी ज़्यादा है, लेकिन रिजल्ट ओनली जस्ट 20%। लाहौरी अप्रोच में टाइम भी ज़्यादा देते हो लेकिन एनर्जी ज़्यादा नहीं देते आप, लेकिन एनर्जी कम हो, मटेरियल ज़्यादा है, लेकिन आपका रिजल्ट एक 130% है। क्यों 130% कैसे है? आप एक टॉपिक पे फोकस दे रहे हो, टाइम दे रहे हो, कम से कम 2 घंटे दे रहे हो फॉर एग्जांपल, लेकिन जस्ट आप उस पर बुलेट्स फॉर्म लिखते हो, मेन पॉइंट से इकट्ठे करते हो, उस पर आप एक क्वेश्चन वो पूरा लिखते हो, लेकिन आपकी एनर्जी इतना ज़ाया नहीं होगा, मटेरियल आपके पास है कम, शॉर्ट टाइम है, लेकिन आप ज़्यादा फोकस भी देते हो और आपका रिजल्ट भी आता है 130%। हालांकि ज़्यादा स्टूडेंट्स टाइम भी ज़्यादा देते हैं, एनर्जी भी ज़्यादा देते हैं, मटेरियल हद से ज़्यादा लिखते हैं और इकट्ठे करते हैं, लेकिन रिजल्ट 20% है। तो मैं ज़्यादातर स्टूडेंट्स को ये मशवरा दूंगा कि आप स्कॉलरली नहीं, लाहौरी अप्रोच को फॉलो करें, ठीक है। जिस तरह मैंने स्टूडेंट्स को एक स्केच बनाया कि नॉन ट्रेडिशनल सिक्योरिटी के बारे में आप
मटेरियल आप इकट्ठा करें। अब उनको मैंने जब इकट्ठा किए कि इंटरनल एक्सटर्नल फैक्टर्स, इंटरनल आपके डिजास्टर्स आते हैं, अर्थक्वेक आते हैं, फ्लड्स आते हैं, ठीक है। अर्थक्वेक की ज़्यादा इंटरनल फैक्टर है, जिस तरह इंडिया की तरफ से थ्रेट्स आते हैं, ये वाटर के रिलेटेड, अमेरिका से रिलेटेड कोई थ्रेट्स आते हैं, ठीक है, अफगानिस्तान से रिलेटेड, ठीक है। ये मैंने शॉर्ट टाइम में कुछ मटेरियल से इकट्ठे किए हैं, ठीक है, इकट्ठे किए हैं, लेकिन टाइम ज़्यादा मेरा वेस्ट नहीं हुआ, एनर्जी ज़्यादा वेस्ट नहीं हुआ, ठीक है। और मैंने लाहौरी अप्रोच को फॉलो किया और मेरा 130-150% मेरा रिजल्ट 100% अप्रूव हो गया, ठीक है। तो मैं करंट अफेयर, पाक अफेयर भी पढ़ाता हूँ। जिस तरह मैंने आपको एक स्केच बनाया, पहले से मैंने बना के मैंने आपको पेश किया है ताकि आपको समझ में आ जाए, ठीक है। और ऐसे प्रेस से रिलेटेड भी कुछ बातें मैंने आपको बताई, शेयर की है। आज का हमारा एक क्लास का ये एजेंडा था, मेन चीज़ें जो ज़्यादातर स्टूडेंट्स को समझ नहीं है तो फेल होते हैं, फेल टू फेल होते हैं, ठीक है। तो जिन स्टूडेंट्स को जो स्टूडेंट इंटरेस्टेड है मेरे साथ क्लास लेने में, ठीक है, तो पेशावर में हमारा एकेडमी है, फ्री फुल माहौल है, कोई ऐसा इशू नहीं, मेल एंड फीमेल दोनों के लिए सेपरेट क्लासेस होंगी, ठीक है। जो स्टूडेंट इंटरेस्टेड है वो मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। 0311913067 ये मेरा कांटेक्ट नंबर है। जिन स्टूडेंट को इंटरेस्टेड है तो मेरे साथ इस नंबर पर कांटेक्ट कर ले, ठीक है। आज का हमारा क्लास का एजेंडा इधर ही ख़त्म होता है। सो विश यू बेस्ट ऑफ लक on student 2021 exam, okay, and Allah Hafiz, good luck.